मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कुछ चर्चा करें कि न्यायपालिका का सर्वाधिक प्रमुख तत्व है उसकी निष्पक्षता और बाह्य दबाव से मुक्त रखना। प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अनेक प्रकार के दबावों के अंतर्गत रहकर काम करते हैं, जनता का दबाव होता है, प्रशासन का दबाव होता है और भी कई प्रकार के कानूनी दबाव होते हैं, इसके अंतर्गत रहते हुए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्य करते हैं। इस प्रकार का कोई दबाव यदि न्यायपालिका पर रहा तो न्यायपालिका अपना मुख्य गुण निष्पक्षता से वंचित हो सकता है, क्योंकि न्यायाधीश भी आखिरकार व्यक्ति होते हैं। भले ही उनमें विवेक का प्रतिशत कितना भी क्यों न अधिक हो, यदि उन पर दबाव पड़ेगा तो वो अपना काम सुचारू रूप से संपादित नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रायः प्रजातांत्रिक देशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के दबाव से, राजनीतिक दबाव से प्रायः मुक्त रखा जाता है। तो इसलिए आम व्यक्ति को, आम जनता को सही और निष्पक्ष न्याय मिले, इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। हम दुनिया के यदि साम्यवादी देशों की न्याय की व्यवस्था को देखें तो साम्यवादी देशों में जो न्याय व्यवस्था होती है, वहां की न्यायपालिका का एक प्रमुख दायित्व यह होता है कि जितने भी व्यक्ति व्यवस्था के विरोधी हैं, व्यवस्था के विरोधी, चाहे कर्म से करें, चाहे वचन से करें, चाहे मन से करें, चाहे किसी भी प्रकार से करें, जितने भी व्यवस्था के विरोधी हैं उनको कठोरतम दंड देना साम्यवादी देशों में न्यायपालिका का एक प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसलिए प्रायः ऐसा होता है कि यदि कोई साम्यवादी देशों में अपराधी व्यवस्था के विरुद्ध, साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध अपराध करने का कोई आरोपी है तो उसको अच्छा वकील भी नहीं मिल पाता, वह अपना बचाव भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रजातांत्रिक देशों में चूंकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, इसलिए वह अपने विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है और न्यायपालिका संविधान के अंतर्गत रहते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पूरी मुस्तैदी से, सजगता से रक्षा करती है। तो देखें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से शर्तों का होना आवश्यक है। यदि ये शर्तें किसी भी न्यायपालिका के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप यह मान सकते हैं कि वहां की न्यायपालिका निश्चित रूप से स्वतंत्र होती है। देखें कौन कौन सी शर्तें हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा गया है, जिसमें पहला बिंदु है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में यह उल्लिखित है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास किया जाएगा। मतलब भले ही निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्यों न हो, लेकिन संविधान यह कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से पृथक रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका पर कोई हस्तक्षेप या कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। और अभी तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने इस प्रकार के व्यवस्थाओं का हमेशा पालन किया है। यद्यपि कुछ अपवाद भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका इस दृष्टि से पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा है न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति प्रायः किसी भी पद पर 2 या 3 प्रकार से उस पद को भरा जाता है, जैसे नामांकन के द्वारा या मनोनयन के द्वारा। भारत में राज्यसभा में तथा विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये मनोनयन हुआ। दूसरा नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब है कि कार्यपालिका के द्वारा उनकी नियुक्ति होनी चाहिए।
एक और पद्धति है जो न्यायाधीशों के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे निर्वाचन कहते हैं। तो न्यायाधीशों का निर्वाचन भी होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है, दुनिया के प्राय देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि स्विट्जरलैंड के न्यायाधीश राजनीतिक दबाव के अंतर्गत आकर के काम करते, बिल्कुल नहीं। स्विट्जरलैंड में निर्वाचित न्यायाधीश भी उतनी ही निष्पक्षता से और पूरी सजगता से काम करते हैं जितना हमारे या किसी देश में या प्रजातांत्रिक देश में नियुक्त किए गए न्यायाधीश अपना काम करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में कभी भी न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई गई या किसी राजनीतिक दबाव की चर्चा वहां पर भी नहीं होती। लेकिन साम्यवादी देशों में जो निर्वाचन होता है न्यायाधीशों का, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित किया जाता है जो साम्यवादी व्यवस्था के प्रति, साम्यवादी सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। ऐसे लोगों को ही साम्यवादी देशों में न्यायाधीशों के पद पर निर्वाचित किया जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पूर्व सोवियत संघ और आज की तारीख में चीन। चीन भी तो आखिर साम्यवादी देश है। तो न्यायाधीशों के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था हुई, एक मनोनयन, दूसरा निर्वाचन, तीसरा नियुक्ति। निर्वाचन को सर्वाधिक बुरा माना जाता है। न्यायाधीशों का मनोनयन नहीं होता है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होनी चाहिए? कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। और न्यायाधीशों की नियुक्ति यदि कार्यपालिका के द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी, तो निश्चित रूप से अच्छे और योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग बनाया था, NJAC बनाया था। उसमें एक प्रावधान था कि उस नियुक्ति आयोग में, जिसमें न्यायाधीशों को नियुक्त करने की पूरी जिम्मेदारी उस आयोग को सौंपी जानी थी, उसमें एक बिंदु था और उसके अंतर्गत देश का कानून मंत्री भी इस आयोग का सदस्य हो सकता था। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC को अवैध घोषित कर दिया। और अभी भी वही पुरानी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कॉलेजियम सिस्टम भारत में अपनाया गया है और उसके अंतर्गत ही कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और फिर न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। इसके बारे में इसी चर्चा में ही आगे होगी। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। भारत में न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। इसमें एक बिंदु और यह है कि नियुक्ति योग्यता के द्वारा होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। यदि योग्यता के आधार पर होगी तो राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर जब नियुक्ति हो जाती है, उसके लिए संविधान जो योग्यता निर्धारित करता है वह यह है कि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त तब किया जाएगा जब देश का नागरिक हो, वो तो पहला बिंदु, वो तो स्वाभाविक आवश्यक ही है। योग्यता के अंतर्गत संविधान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका है, तब वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक कम से कम उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है। एक और बिंदु यह है कि यदि कोई प्रोफेसर विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज में कोई बहुत बड़ा लर्नेड प्रोफेसर है, तो उसको भी राष्ट्रपति चाहें तो न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यह जो लर्नेड प्रोफेसर को नियुक्त करने का प्रावधान है, यह न्यायाधीशों के चयन क्षेत्र को बहुत विस्तारित कर देता है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण अमेरिका में देखा जाता है कि वहां पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के लॉ के प्रोफेसर को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका है। लेकिन भारत में अभी तक
ये प्रथा शुरू नहीं की। तो न्यायाधीशों को योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और जहां पर यह व्यवस्था होती है न्यायपालिका स्वतंत्र मानी जाती है। भारत में भी राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। तीसरा है अवधि। इनकी अवधि सेवानिवृत्ति की आयु तक होनी चाहिए। भारत में सेवानिवृत्ति की आयु सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। अमेरिका में सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में संविधान मौन है, तो वहां पर प्रायः न्यायाधीश बहुत लंबी आयु तक, कहना चाहे 70, 80, 85 वर्ष या 90 वर्ष तक भी वहां पर न्यायाधीश के पद पर काम करते रहते हैं। जब तक वे सक्षम हैं तब तक वे उस पद पर काम करते रहते हैं। भारत में 65 वर्ष की आयु में न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लंबा कार्यकाल उनमें जिम्मेदारी का भाव लाता है, इसलिए न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप 1 साल या 2 साल के लिए ऐसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देंगे तो उसमें जिम्मेदारी का भाव नहीं आ सकता। जैसे महाविद्यालयों में जो नियमित प्राध्यापक होते हैं उनमें जितनी जिम्मेदारी का भाव आएगा होगा, वही जिम्मेदारी का भाव एक अतिथि शिक्षक जो कि 7 या 8 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है उसमें नहीं आ सकता। तो जिम्मेदारी का भाव बनाए रखने के लिए उनकी अवधि लंबी होनी चाहिए। और फिर है वेतन। उनका वेतन पर्याप्त होना चाहिए और वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में भी ये व्यवस्था है। अमेरिका में जैसे ही कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है तो कांग्रेस उसका वेतन एक बार निर्धारित कर देती है और उस वेतन को फिर न तो वो कम करती है नहीं बढ़ा सकती है। यदि कम किया मतलब यह माना जाएगा कि कांग्रेस न्यायाधीश के कार्य से संतुष्ट नहीं है, और जब बढ़ाया गया इसका मतलब यह हुआ कि उस न्यायाधीश ने कांग्रेस के पक्ष में या सांसदों के पक्ष में कभी कोई निर्णय दिया होगा। तो न तो कम कर सकती है कांग्रेस, न बढ़ा सकती है। भारत में बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। हाँ, केवल वित्तीय संकट के अवसर पर उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, बाकी उनका वेतन बहुत ही पर्याप्त और वेतन तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जाती है। फिर है पदच्युति। न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया कठिनतम होनी चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पदच्युति की प्रक्रिया जितनी कठिन होती है वैसी ही कठिन प्रक्रिया से न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि किसी न्यायाधीश को कद आचार मतलब गलत आचरण अथवा असमर्थता के आधार पर पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इसके लिए भी एक प्रोसीजर है। यह प्रोसीजर क्या है कि सदन में प्रस्ताव जिस दिन पेश होगा, एक सदन पास करेगा, दूसरा सदन पास करेगा और यह पूरी प्रक्रिया एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। एक ही सत्र में मान लीजिए उस पदच्युति प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सत्र अवसान हो जाता है सदन का, तो अगले सत्र में आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक ही सत्र में यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो चूंकि कठिन प्रक्रिया है इसलिए न्यायाधीश निश्चिंत होकर के अपने कार्यों का संपादन निष्पक्षतापूर्वक करने में लगे रहते हैं। तो दुनिया के प्राय सभी देशों में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन रखी जाती है ताकि वे कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका के अनुचित दबाव में आकर के कोई काम न करें, गलत काम न करें। फिर है अभिलेख न्यायालय का दर्जा। अभिलेख न्यायालय का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का दर्जा है जिसके अंतर्गत 2 प्रकार की बातें सम्मिलित की जाती हैं। एक, सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देता है वह निर्णय अन्य न्यायालयों में एक प्रमाण या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी विश्वसनीयता के बारे में कोई भी शंका प्रकट नहीं की जा सकती। यह अभिलेख न्यायालय का पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु यह है
कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने विरुद्ध किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर करके उसको दंडित कर सकता है। एक दो मामले आए हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध की और उनको सर्वोच्च न्यायालय ने दंडित किया। न्यायपालिका की अवमानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में जहां पर कि न्यायपालिका के आदेशों की भी कुछ लोग अवहेलना करने की हिम्मत करते हैं। तीसरा है संसद में चर्चा नहीं। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव लंबित है सदन में उस पर चर्चा हो रही है, तब न्यायाधीश के आचरण की चर्चा की जा सकती है। अन्यथा अन्य परिस्थिति में आप न्यायाधीशों के कार्यकरण पर, न्यायाधीशों के आचरण पर, न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णय पर आप सदन में चर्चा नहीं कर सकते। सामान्य रूप में न्यायपालिका की आलोचना की जा सकती है, लेकिन आप न्यायाधीशों को यह नहीं कर सकते कि उन्होंने पक्षपात किया, उन्होंने, या इस आधार पर आप उनकी निंदा नहीं कर सकते। न्यायाधीशों के कार्यों की, न्यायपालिका के कार्यों की आलोचना की जा सकती है और शैक्षणिक दृष्टि से तो आप आलोचना कर ही सकते, अन्य दृष्टि से आप न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है। तो संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा तब होगी जब किसी न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है या सदन में विचार हो रहा है। और आखिरी है, संसद न्यायपालिका की शक्ति में, उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकती है, कमी नहीं कर सकती। ये संसद पर बहुत बड़ा एक बंधन है कि भारत की न्यायपालिका को बहुत अच्छा बनाने के लिए और उसकी क्षमता में और वृद्धि की जा सकती है, लेकिन उसकी क्षमता को, उसकी शक्तियों को कम करना संसद के लिए भी संभव नहीं है। यह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बिंदु जो भारतीय न्यायपालिका में विद्यमान है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। एक पाठक ने बहुत अच्छी बात कही कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का परिणाम यह है कि बड़े बड़े अपराधी देश में शासक बनकर हम पर शासन कर रहे हैं, खुले घूम रहे हैं और छोटे छोटे लोग दंडित हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये न्यायपालिका की आलोचना हम इसे न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं कर सकते। ये हमारी व्यवस्था है और हमारी व्यवस्था क्या है? देखिए, मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली कहता है कि यदि जनता बेईमान है, भ्रष्ट है, तो राजा को सबसे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा बेईमान या छोटा भ्रष्ट व्यक्ति बड़े भ्रष्टाचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। हम किसे चुनते हैं? ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अपनी एफिडेविट में, शपथ पत्र में यह कहते हैं कि हाँ, मेरे विरुद्ध 50 आपराधिक मुकदमे न्यायपालिका में लंबित हैं, मेरे विरुद्ध डकैती का, हत्या का, आगजनी का, हिंसा का, तमाम प्रकार की मुकदमे न्यायालय में लंबित है। ऐसे व्यक्ति को चुनता कौन है? हम और आप चुनते हैं। वे अपने आप निर्वाचित होकर के संसद में नहीं पहुंचते, हमारे ऊपर मंत्री बनकर शासन नहीं करते, हम ही उन्हें चुनते हैं। और हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका का सिद्धांत यह है या विधि के शासन के अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके विरुद्ध नियमानुसार न्यायालय में मुकदमा चलता हो, न्यायालय में मुकदमा
न चला हो अथवा उसे अपने बचाव का अवसर न दिया गया हो। जब न्यायपालिका उसके विरुद्ध मुकदमा जब न्यायपालिका में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलता है, न्यायपालिका उसको बचाव का पूरा अवसर देती है और तमाम साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद जब न्यायपालिका किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करती है, तभी उस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये हमारे सिस्टम की गड़बड़ी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की गड़बड़ी नहीं है। तो इस सिस्टम को सुधारिए, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। लेकिन सुधारेगा कौन? हमारे सांसद, हमारे विधायक सुधारेंगे कानून बना करके। लेकिन वो क्यों ऐसा कानून बनाएंगे? क्योंकि वो ऐसा कानून बनता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग होंगे। एक सरकारी अधिकारी या एक आम व्यक्ति यदि मान लीजिए किसी प्रकार का अपराध करता है, जेल में वह बंद है, तो वह इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। एक सरकारी अधिकारी थोड़ी सी गलती के से वह यदि जेल चला जाता है तो उसको वो वोट देने का अधिकार नहीं होता उसको। लेकिन एक ऐसे हमारे देश के नेता बड़े बड़े अपराध कर देते हैं, जेल में रहकर के चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और वही लोग हम पर शासन करते हैं। ये हमारी व्यवस्था की गड़बड़ी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की गड़बड़ी नहीं है। और व्यवस्था का संचालन हम करते हैं, व्यवस्था अपने आप संचालित नहीं होती। जब व्यवस्था का संचालन व्यक्ति ही करता है तो पूरी गड़बड़ी व्यक्ति में है, व्यवस्था में नहीं है। संविधान में गड़बड़ी नहीं है, व्यवस्था में, व्यक्तियों में गड़बड़ी है। हम अपने प्रवृत्ति सुधारें, हम अपना स्वभाव सुधारें, हम अपने देश को महत्वपूर्ण माने, देश सुधरेगा। जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे, देश नहीं सुधर सकता। अब थोड़ा सा देखें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अभी व्यवस्था किया है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी को अवैध घोषित कर दिया तो पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हुई। पुरानी व्यवस्था क्या है कि जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति करने की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के ही 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करता है, नियुक्तियों पर अंतिम स्वीकृति देता है। तो बाकी 4 धन एक हुए, इन 5 के द्वारा प्रभावशाली परामर्श होता है। प्रभावशाली रूप से वो लोग आपस में चर्चा करके नियम को अंतिम रूप देते हैं और अंतिम रूप देने के बाद यह सूची राष्ट्रपति को भेजी जाती है। किसी एक व्यक्ति का परामर्श लेकर के ऐसी सूची नहीं भेजी जा सकती या चारों से मौखिक रूप में पूछ लिया सब हो गया, ऐसा नहीं। प्रभावकारी परामर्श होना चाहिए और ऐसे प्रभावकारी परामर्श जब यह कॉलेजियम 5 लोगों की यह समिति जब सर्वसम्मति से किसी नाम को अनुशंसित करके भेजती है राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि यह समिति परामर्श देती है, अनुशंसा करती है और किसी प्रकार के अनुशंसा को या परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, मंत्रिपरिषद है। आखिर मंत्रिपरिषद ही परामर्श देता है राष्ट्रपति को कि महामहिम आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन परामर्श है, परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। तो कई बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ऐसी सूची में से कुछ लोगों को अपनी सहमति देकर के और अपनी अनुमति देकर के बाकी सूची को वापस भेज देता है। मतलब कुछ लोगों के नाम पर आपत्ति भी व्यक्त करता रहता है। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श, तो चूंकि यह समिति परामर्श देती है, नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती है, इस अनुशंसाओं को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जैसे न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रश्न आता है, मान लीजिए किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होते रहता है, तो यह कॉलेजियम 5 सदस्यों का सर्वोच्च न्यायालय की यह समिति विचार करेगी। इसके अलावा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगी और जिस राज्य में ऐसे न्यायाधीशों को ट्रांसफर करके भेजा जाना है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगी।
उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है। और जहां तक सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रश्न है, 4-1 न्यायाधीशों की समिति न्यायाधीशों के नाम का की अनुशंसा करती है और राष्ट्रपति उस परामर्श के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते, मंत्री परिषद का परामर्श चाहिए। ये है न्यायपालिका। वैसे आज की तारीख में भारत में जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन तीनों संस्थाओं में, इन तीनों अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायपालिका है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूमिका को पूरी तरह से निर्वाह किया है, सही प्रकार से निर्वाह किया है। इसलिए आज की तारीख में हम सब का ध्यान हमेशा सर्वोच्च न्यायालय पर लगा रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय देखें इस बिंदु पर या अमुक मुकदमे पर किस प्रकार से अपना दृष्टिकोण, अपना निर्णय व्यक्त करता है। वैसे भी न्यायपालिका की आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायपालिका की आलोचना न होने के कारण वैसे भी न्यायपालिका उच्च स्तर पर आ जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को तो हम किसी भी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आलोचना कर देते हैं। आप आए दिन हमारे राजनीतिक नेताओं को देखते होंगे, कई प्रकार की आलोचना करते रहे हैं। उनको केवल अवसर चाहिए, चाहे वह अवसर कैसा भी हो, वो अवसर का लाभ अपने हित में उठाने से नहीं चूकते। लेकिन न्यायपालिका ने अपनी भूमिका को पूरी तरह से, अच्छी तरह से निर्वाह किया है। और आज की तारीख में संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, भारतीय संघीय व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को और ज्यादा विस्तृत करने का श्रेय न्यायालय को दिया जा सकता है। इसी के साथ केंद्र सरकार के 3 अंग भी हो गए। अब अगली चर्चा में हम चलेंगे राज्य सरकार में राज्यपाल की ओर। आपको धन्यवाद।